ऑटोमेटिकली तीन टाइप ऑफ टेंसेस में डिवाइडेड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा था सिंपल प्रेजेंट को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले मेरा रूल आता है एसर्टिव रूल, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसी पार्ट को नेगेटिव में इस्तेमाल करूं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी राइट्स अ लेटर। शी मेरा यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राइट्स V5 का इस्तेमाल किया गया है और अ लेटर, आ एक आर्टिकल है और लेटर मेरा यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव रूल में लिख सकता हूँ, जहाँ पे जब नेगेटिव रूल का अप्लाई करेंगे तो डू और डज का इस्तेमाल होता है। डू और डज का इस्तेमाल नेगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। जब नेगेटिव पार्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डज का इस्तेमाल किए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहता है तो डज का इस्तेमाल होगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो डज का इस्तेमाल होगा। इसके साथ V1 या V5 उसके साथ ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होगा। शी डज नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव रूल के अनुसार डज के साथ साथ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। तो यहाँ पे भी डज का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मेरा सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका डिपेंडेंसी रहता है। इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका डिपेंडेंसी रहता है। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल का बात करूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल में आपके डज के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट या V1 या V5 उसके साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। डज शी नॉट राइट अ लेटर। तो ये रहा मेरा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूलेशन, जहाँ पे मैं एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एसर्टिव में सेंटेंसेस को लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई डेफिनेशन हमारे पास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अभी जो मोमेंट में जो एक्शन चल रहा है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे एसेटिव रूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का बेस फॉर्म उसके साथ ING को जोड़ के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं नेगेटिव रूल के बारे में बात करूं, यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगेगा और नॉट का जो इस्तेमाल होगा, नॉट का जो इस्तेमाल होगा वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका दिया गया है। अगर मैं इंट्रोगेटिव रूल के बारे में बात करूं तो ऑटोमेटिकली आपके जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, दैट इज एम आर। इज और एम आपके सिंगुलर के लिए होगा, आर प्लूरल के लिए होगा, और ये पार्ट आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, उसके साथ V4 का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव रूल। इज शी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल के बारे में बात करूं तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट और V4 के बीच में। सब्जेक्ट और V4 के बीच में नॉट का इस्तेमाल होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो काम आपने अभी अभी खत्म किया है। तो ये चीज पढ़ाने का एक ही मतलब है कि जब मैं वॉइस के बारे में आपको बताया जाए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई द मैटर, we can able to identify the matter. So for that reason I am telling you this part. तो present perfect का मतलब है it is used to show an action
that started in the past and has just finished. तो जो शुरू हुआ था पहले और अभी अभी जो खत्म हुआ है. नाउ तो एसर्टिव रूल के अनुसार अगर मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा नॉर्मल फॉर्मुलेशन पे आते हैं. अगर मैं हैज हैव का बात करूं, हैज कहाँ पे आएगा, हैव कहाँ पे आएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का इस्तेमाल होता है और हैव का इस्तेमाल होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, हैव का इस्तेमाल होगा प्लूरल्स के साथ. वहां पे भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट होता है, वो है आई. आई के साथ आपका हैव का इस्तेमाल होता है जब हम लोग जानते हैं कि आई सिंगुलर है. नाउ शी हैज रिटन अ लेटर, यहाँ पे हैज का इस्तेमाल इसलिए किया है शी के साथ क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं. अगर यही पार्ट को मैं नेगेटिव रूल के अनुसार लिया जाए तो आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट बैठेगा. शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर. ये स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, नहीं तो एरर करेक्शंस आपके क्लास 10 में एरर करेक्शन जो आएंगे उस एरर करेक्शन का पार्ट को लेकर डील करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि ऑलरेडी अगर मुझे क्लॉज के पार्ट में जाना है, क्लॉज ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं. तो सेंटेंसेस और क्लॉजेस को अगर मुझे समझ के नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को भी दिमाग में रखना है तो हमारे दिमाग में टेंस का स्ट्रक्चर्स पूरा क्लियर रहना चाहिए. नहीं तो हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे, एरर करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जंबल सेंटेंसेस नहीं कर पाएंगे. सो दिस आर माय पर्टिकुलर पार्ट वेयर वी नीड टू नो अबाउट दिस रूल्स. नाउ नेगेटिव रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगेगा, उसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे. नॉट का इस्तेमाल होगा वी थ्री के बीच में, मतलब है वी थ्री और आपके हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हैव उसके बीच में आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे. इंट्रोगेटिव रूल के बारे में अगर बात करें तो आपका हैज हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वी थ्री होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. हैज शी रिटन अ लेटर, अगर इसी पार्ट को मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल में रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरा हैज हैव पहले चला जाएगा. हैज हैव पहले चला जाएगा, उसके साथ सब्जेक्ट होगा, उसके साथ नॉट होगा, वी थ्री होगा और ऑब्जेक्ट होगा. हैज शी नॉट रिटन अ लेटर. नाउ ये हो गया मेरा present perfect tense. Now coming down to the present perfect continuous tenses. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है ना, ये टेंस क्या दिखाता है. दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यूइंग. तो मैंने आपका क्लास शुरू किया था 8:50 में या 8:45 या 8:46 में क्लास शुरू किया था, मगर अभी तक क्लास चल रहा है और क्लास खत्म होगा 9:20 में. तो ये जो समय है इस समय को मैंने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से. तो शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो वो लिख रही है बैठ के, अभी तक वो उसका राइटिंग खत्म नहीं हुआ है. तो वो काम पास्ट में शुरू की थी और अभी प्रेजेंट तक वो काम चल रहा है. तो एसेटिव रूल के अनुसार आपके सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगेगा, बिन का इस्तेमाल करेंगे, वी फोर का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे. नेगेटिव रूल में अलग कुछ नहीं होगा. आपके हैज हैव और आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, इनके बीच में आपका इस्तेमाल होगा बिन. अगर मैं नेगेटिव रूल के बारे में बात करूं, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस नॉट, बिन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. अगर मैं इंट्रोगेटिव रूल के बारे में बात करूं तो हैज हैव के साथ सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है. हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर. अगर मैं इसी पार्ट को इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल के तहत इस्तेमाल करता हूं तो हैज हैव मेरा पहले चला जाएगा जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है. उसके साथ शी सब्जेक्ट को मैंने इस्तेमाल किया है, नॉट का इस्तेमाल किया है, बिन का इस्तेमाल किया है, वी फोर और ऑब्जेक्ट. हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये हमारे दिमाग में रखने हैं. नाउ कमिंग डाउन टू द पास्ट टेंस पार्ट. तो ये टेंस आपको क्या सिंबलाइज करते हैं ना, जो काम आप कर चुके हैं ऑलरेडी, जो काम आप कर चुके हैं ऑलरेडी
और यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, टेंस सिंबलाइज द एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम which is forever busy gathering the moments of future and throwing them into the dustbin of past. तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा उस पार्ट का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिस पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस का ऑलरेडी सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों पार्ट पे हम लोगों ने बांटा है। अगर मैं सिंपल पास्ट के बारे में बात करता हूं तो सिंपल पास्ट में मेरा क्या होता है ना, नॉर्मली जो एक्शन आपने अभी अभी कंप्लीट किया है, जो एक्शन आपने पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, उस एक्शन के बारे में बताने के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट ऑफन ऑकर्स विद द एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया जाता है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, नाउ, देन। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं और ये आपके पास्ट हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। So that is the point of notification time where we need to understand. So you should be very, very clear about your ideas whenever you are going for this part. So that is important. Now, इसका अगर रूल्स के बारे में बात करें तो पहला रूल आता है सिंपल पास्ट का, जहां पे सब्जेक्ट के साथ वी टू का इस्तेमाल करते हैं। वी टू दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर वी टू, एक होता है इरेगुलर वी टू। रेगुलर वी टू का मतलब है जिसके साथ ईडी जुड़ा हुआ है, और इरेगुलर वी टू जिसके साथ ईडी जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, यहाँ पे इरेगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि राइटेड हम लोग नहीं बोल सकते, तो इट विल बी रूट। तो सब्जेक्ट के साथ वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा एसेटिव पार्ट के लिए आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस के लिए मुझे इस्तेमाल करना है सिंपल पास्ट में तो डिड का इस्तेमाल आता है। हम लोगों ने देखा कि डू डज का इस्तेमाल करके हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि सिंपल पास्ट टेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो डिड का इस्तेमाल होगा। सिंपल पास्ट टेंस में अगर बात करेंगे तो डिड का इस्तेमाल होगा। जब डिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में सावधानी बरतना पड़ेगा। जब डिड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीजों के बारे में हमें सावधानी बरतना पड़ेगा। हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। शी डिडंट राइट अ लेटर, तो डिड का इस्तेमाल मैंने आपके वी टू और सब्जेक्ट के बीच में किया है। इंट्रोगेटिव रूल भी चेंज नहीं होगा और आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल भी चेंज नहीं होगा सिंपल पास्ट के अनुसार। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। तो कल आप लोगों ने कोई क्लास किया था, या कल मैं गाड़ी चला रहा था, ये सारे चीजें मैं पास्ट टेंस में आपको बता रहा हूं तो इट विल बी अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। सो आई वाज ड्राइविंग अ कार। तो अगर मैं इसके असर्टिव सेंटेंसेस को देखा जाए कि सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर के साथ वी फोर का इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही चीज को मैं नेगेटिव में बताना चाहता हूं तो वाज वेयर और वी फोर के बीच में नॉट बैठेगा। वाज वेयर और वी फोर के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यही पार्ट को इंट्रोगेटिव में बताने का कोशिश करेंगे तो वाज वेयर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाज शी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अगर बारे में बात करेंगे तो वाज वेयर के साथ आपके सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सो यू शुड बी क्वाइट एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंसेस क्या है ना, यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर a certain moment in the past, usually a long time ago. If two actions happened in the past, past perfect will be used to show the action that took place earlier. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करके दो एक्शन के अंतर्गत जो एक्शन आपके पहले हुआ है उस एक्शन को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर पाएंगे। तो जो एक्शन आपका पहले हुआ है उस एक्शन को हाईलाइट करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दिस पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आपके
अगर बात करें तो इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में बात करें तो नॉट का इस्तेमाल हम लोग हैड और वी4 के बीच में करें, वी3 के बीच में करेंगे। सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस में आपका वी3 मिसिंग है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप थर्ड सेंटेंस में आते हैं जहां पे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपका लिखा हुआ है तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड शी रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। तो इस पार्ट में आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर के लिए आप मार्क डाउन नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भी काम करेंगे यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू शुड नॉट बी मार्क डाउन फॉर द सिंपल मिस्टेक्स। तो छोटा छोटा मिस्टेक्स के लिए आपको मार्क डाउन नहीं करना चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगैन अ सर्टेन पॉइंट, sorry, that began before a certain point in the past and continued up to the some point in the past. तो I had been learning English in the school for 20 days. तो आपने कोई काम शुरू किया था पास्ट में और पास्ट में उस काम को खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ had been, उसके साथ आपके V4 प्लस ऑब्जेक्ट लिख के इसका एक्टिव सेंटेंसेस को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करें तो आपके नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नॉट बीन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। तो शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बात करूं तो जो मेरा हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको पहले दे दूंगा सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट को प्लेस करूंगा, बिन का इस्तेमाल करूंगा, वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करता हूं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये पार्ट्स आपको समझना पड़ेगा। अब फ्यूचर टेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी मेरा कुछ खास अलग नहीं है। सिंपल फ्यूचर क्या बोलते हैं ना, this tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future। तो ये एक्शन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो एक्शन होने वाला है। और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट के साथ विल शैल का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का पहला फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको नोटिफाई किया गया है कि इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल का इस्तेमाल आई के साथ होगा और वी के साथ होगा। इसका मतलब है जो भी फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल आप करेंगे उस फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब विल जो भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। मगर जब आप ये मॉडल के पार्ट में हम लोग जब मॉडल्स पढ़े थे, मॉडल्स के पार्ट में अगर इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो विल शैल का मतलब अलग हो जाता है। अगर मैं विल का बात करूं तो ये डिटर्मिनेशन का बात बताता है, आपके किसी प्रॉमिस का बात बताता है। जब मैं शैल का बात करता हूं तो ये शैल आपके इस्तेमाल होते हैं कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। So, in generally speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all. तो आज हमारे मॉडर्न ग्रामर्स में अगर मॉडर्न ग्रामर्स के रूल को दिमाग में रख के देखा जाए तो मॉडर्न ग्रामर्स में हम लोग सारे जगह पे विल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस का बात करूँ सिंपल फ्यूचर का, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, नॉट देंगे, वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो विल शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका सिंपल फ्यूचर का पार्ट को एक्सक्राइब किया गया है। नाउ अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात करता हूं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। So he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. So in the example, the action will start in future tomorrow.
and the action is thought to be continued till some time in the future. तो आप इस पार्ट को कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट है कि आप वो काम शुरू करेंगे कुछ देर के बाद, और वो काम कंटिन्यू होगा, और कुछ देर के बाद वो काम बंद हो जाएगा, जिसके बारे में आप जानते हैं। We use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around the time in the future. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस के बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ बी लगाएंगे, वी फोर लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करता हूं तो नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? ना सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है, मतलब वी फोर का इस्तेमाल हुआ है। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल को पहले डाल दीजिए, सब्जेक्ट को उसके बाद दीजिए, और बी को वर्ब के फोर्थ फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में डालिए। तो विल शी बी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं इसी पार्ट को इंट्रोगेटिव में रिप्रेजेंट करता हूं तो विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात करता हूं so it is used to express an action which will happen, occur in future and will be completed by a certain time in future. तो ऑटोमेटिकली एक टाइम आपको पता है, उस टाइम में ये पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future. तो we can say that particular time in the future में ये पार्ट खत्म होगा। They will have shifted the house by Sunday morning. They will have shifted the house by Sunday morning. तो will shall के साथ have का इस्तेमाल किया है, verb का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के साथ आपका विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके का नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे विल शैल और हैव के बीच में। अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करूं तो ये आपका विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी हैव रिटन अ लेटर। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करूं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस के बारे में पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर में अंतर क्या है। So it is used to talk about the action that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future. If there is no time reference, then it is not a future perfect continuous tense. अगर उस particular part के अंतर्गत आपका कोई time reference नहीं रहा तो वो future continuous tense नहीं होगा। Without continuing the time reference, such sentences will be going to treat एज ए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर उसमें टाइम रेफरेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। अगर उसमें टाइम रेफरेंस नहीं है तो हम लोग उसे नॉर्मल पार्ट मानेंगे एज ए फ्यूचर कंटिन्यूअस। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. That means they are telling you about the particular part. द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का अगर मैं बात करूं तो विल शैल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। विल शैल और हैव बीन के बीच में हम लोग नॉट का इस्तेमाल करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव का बात करें तो विल शैल को पहले डाल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्लेस करेंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एट लास्ट अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात किया जाए तो विल शैल के साथ आपके सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का
fourth form plus object, will she not have been writing a letter? तो ये था आपका एक टेंस का रिप्रेजेंटेशन, जिस टेंस के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर खड़े होके हम लोग वॉइस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे. सो आज के लिए क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं. वी आर ऑलरेडी ओवर विद द टाइम. If you have any doubt, please let me know about it.